गुड आफ्टरनून बच्चों, कॉम्बो क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकर आ गए हैं एक नया वीडियो अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे फेजर डायग्राम के बारे में। डिफरेंट टाइप्स के सर्किट होंगे, उन डिफरेंट टाइप्स के सर्किट में कब करंट लैग करेगा, कब वोल्टेज लैग करेगा, कब वोल्टेज लीड करेगा, कब करंट लीड करेगा, ये हम सारी बात अभी करेंगे। तो हमारे अल्टरनेटिंग करंट में बहुत सारे सर्किट हो सकते हैं, लेकिन मेनली हमारे तीन ही सर्किट होते हैं, एल सर्किट, आर सर्किट और सी सर्किट। यानी कि एक ऐसा सर्किट जिसमें या तो केवल रेजिस्टेंस जुड़ा हो, या फिर इंडक्टेंस हो, या फिर केवल और केवल कैपेसिटेंस हो, है ना। तो तीन तरह के सर्किट की पहले बात हम करेंगे, फिर डिफरेंट टाइप्स के कॉम्बिनेशन बना करके उन अलग अलग, जैसे एल को सी के साथ, सी को आर के साथ, इन तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। तो हम देखेंगे एल सी आर सर्किट, एल सी और आर सर्किट पहले अलग अलग, फिर हम लोग उनको सीरीज में कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके देखेंगे कि उनका फेजर डायग्राम हमारा क्या बन रहा है ना। तो हमने पहले ही इस पर लिखा हुआ है सी सर्किट। सी सर्किट का मतलब कि एक ऐसा, आर सर्किट हमने ऐसा लिखा है, आर सर्किट की एक ऐसा सर्किट है जिसमें केवल और केवल रेजिस्टेंस जुड़ा है। यानी कि प्योर रजिस्टिव सर्किट है, केवल और केवल रेजिस्टेंस है, उसमें इंडक्शन की प्रोसेस नहीं हो रही है, उसमें चार्ज को होल्ड करने की प्रॉपर्टी नहीं है, उस अपने अंदर चार्ज को होल्ड नहीं कर रहा। हम ये एक आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं, है ना। यानी सर्किट में केवल एक रेजिस्टेंस जुड़ा है। तो हमने यहाँ पर एक फिगर भी बनाया है, एक रेजिस्टेंस जोड़ करके, और इसके इनके बीच में एक हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज V = V0 sin ओमेगा t हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग क्या देखेंगे कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो इक्वेशन होता है V = V0 sin ओमेगा t होता है। फिर ओम्स लॉ हम जानते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? V = IR। ओम्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, है ना। तो यहां पर हम लोग ओम्स लॉ को यूज करेंगे, V = IR को यूज करेंगे, और V = IR से हमें मिल जाएगा I = V/R। जैसे ही हम I = V/R लिखेंगे तो I = V की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहां से इसमें पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, V0 sin ओमेगा t/R। अब हम क्या देख रहे हैं कि V0 यहां से अगर देखें तो I = होगा V/R, तो V0/R है, तो इसको क्या लिखेंगे, I0 लिखेंगे। ओम्स लॉ से ही बात कर रहे हैं कि I = हमारा हो रहा है V/R, तो V0/R को क्या कहेंगे, I0 कहेंगे। I0 जो है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, V0 जो है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज है ना। या फिर उसी को एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, या फिर एम्पलीट्यूड अल्टरनेटिंग वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं, है ना। फिर क्या देख रहे हैं कि यहां भी हमारा जो आया था एंगल, फेज जो आया था ओमेगा टी ही है, और यहां पर भी जो फेज आया हमारा ओमेगा टी ही है ना। इसमें कोई प्लस हुआ है ना तो कोई माइनस हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आर सर्किट में करंट और वोल्टेज जो है दोनों एक साथ चलती हैं, किसी में लीडिंग या लैगिंग के प्रोसेस नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि करंट आगे चली गई, वोल्टेज पीछे हो गई, वोल्टेज आगे चला गया, करंट पीछे हो गया, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम इनका फेजर डायग्राम, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम, ठीक है। जब हम इनका फेजर डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से इसका फेजर डायग्राम बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये देख रहे हो करंट और वोल्टेज दोनों एक ही साथ बढ़ रही हैं। जिस रेशियो में वोल्टेज बढ़ेगा उसी रेशियो में, यानी कि इनके बीच कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। इनके अगर ये 30 डिग्री पे है तो ये भी 30 डिग्री पे होगा, दूसरा अगर 60 पे है तो दूसरा भी क्या होगा, 60 डिग्री पर ही होगा, है ना। फिर दूसरा हम लोगों ने लिखा है सी सर्किट। सी सर्किट का मतलब हुआ एक ऐसा सर्किट जिसमें केवल और केवल कैपेसिटेंस जुड़ा है। केवल और केवल क्या है, कैपेसिटेंस है। हम उसमें रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें इंडक्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो केवल अगर कैपेसिटेंस जुड़ा होगा तो हम लोगों ने यहां पर एक सर्किट बनाया है ये, जिसमें केवल एक कैपेसिटेंस जुड़ा है, जिसके इंड के बीच एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज V = V0 sin ओमेगा t हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है ना। जब V = V0, अब हमें पता है कि हमारा इक्वेशन होता है Q = CV। Q = क्या होता है, CV। तो यहां से V = क्या मिल जाएगा, Q/C हो जाएगा। तो हमें ये इक्वेशन V के जगह पे हमें क्या रखना है, V के जगह पे इस को दोनों को एक साथ
इक्वेशन फर्स्ट इसको कंसीडर कर लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड को जब सॉल्व करते हैं तो LHS इक्वल है तो इन दोनों का RHS भी क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, V के जगह पे Q/C जैसे ही रखेंगे तो यहां क्या देख रहे हैं, Q इक्वल टू C जो हैगा अपान में वो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां पे क्या मिला था, Q/C मिला था, यहां नहीं मिला था। तो ये C का जब जैसे ही हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इधर ये चला गया। अब हमें पता है कि होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो इज करंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। अगर किसी कंडक्टर में टाइम के साथ करंट फ्लो हो रहा है, सॉरी चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि I इक्वल टू dq अपान dt होता है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, I इक्वल टू dq अपान dt, तो इस साइड अगर करते हैं तो लेफ्ट साइड राइट साइड में भी हमको क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्या देख रहे हैं, CB0 जो है कांस्टेंट है तो हमने इसको बाहर निकाल लिया और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाए, डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, है ना। तो फिर क्या देख रहे हैं, इसी को हम लिख सकते हैं I इक्वल टू dq अपान dt इक्वल टू CB0 ओमेगा साइन ओमेगा टी का क्या हो गया, ओमेगा कॉस ओमेगा टी डिफरेंशिएशन हो गया, है ना। इसी को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। अब क्या देख रहे हैं कि यहां पर ये जो है इसको हम कहते हैं, यहां पर इसको 1/ओमेगा-c, यहां पे ओमेगा-c को हमने लिखा है XC लिख दिया है। क्या लिख दिया है, XC इक्वल टू 1/ओमेगा-c और XC को हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं, कैपेसिटिव। ये भी रेजिस्टेंस ही होता है लेकिन किसका रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर का है, इस वजह से इसका नाम हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं इसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना। अब क्या देख रहे हैं, कॉस ओमेगा टी को जब हम साइन के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा I इक्वल टू V0 अपान XC साइन ओमेगा टी प्लस π/2। यहां क्या देख रहे हैं कि यहां जो हमारा था साइन ओमेगा टी था केवल, लेकिन यहां क्या प्लस हो गया, प्लस का मतलब आगे चला गया, है ना। इसका मतलब यहां हुआ कि सी सर्किट में करंट जो होगा वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगा। क्या करेगा, लीड करेगा। वोल्टेज जो होगा 90 डिग्री पीछे होगा और करंट जो होगा 90 डिग्री आगे होगा। तो इसका जब हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तो ये हमारा फेजर डायग्राम बना है। इसमें क्या देख रहे हैं कि ये V0, ये जो वोल्टेज है वो ओमेगा टी पे तो है ही, लेकिन ये जो करंट है, करंट के लिए क्या देखें कि ये 90 और ये प्लस ओमेगा टी, यानी कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा हमारा 90 प्लस ओमेगा टी। इसी को हम लिख सकते हैं π/2 प्लस ओमेगा टी लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब सी सर्किट होगा तो वोल्टेज जो होगा करंट से 90 डिग्री पीछे होगा। यानी कि इसमें हम कहेंगे कि द करंट, द अल्टरनेटिंग करंट लीडिंग π/2 एंगल एज कंपेयर टू द अल्टरनेटिंग अप्लाइड वोल्टेज, है ना। फिर तीसरा हमारा क्या है, एल सर्किट है। एल सर्किट का मतलब यह हुआ कि जिसमें एक प्योर इंडक्टेंस जुड़ा है। इंडक्टेंस का मतलब कॉइल जुड़ा होगा, इंडक्शन की प्रोसेस होगी, तो इसमें क्या जुड़ा है, एक प्योर इंडक्टेंस जुड़ा है। और जब एक प्योर इंडक्टेंस जुड़ा होगा तो इंडक्शन की प्रोसेस होगी और इंडक्शन की प्रोसेस होने के लिए एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और हम लोगों ने पढ़ा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल di/dt, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था कि V इक्वल टू होता है एल di/dt और V की वैल्यू हमारे पास है V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, है ना। तो यहां पे जैसे ही V की वैल्यू रखेंगे V0 साइन ओमेगा टी, तो हमारा क्या हो जाएगा, रखते हैं V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, अरे देखो देखो देखो, V के जगह पे हम रखेंगे V0 साइन ओमेगा टी इक्वल टू एल di/dt। तो यहां से हमें मिल जाएगा एल di इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी dt, है ना। यही हमने डायरेक्ट लाइन यहां पर लिखा है, ये वाली लाइन, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हम इधर का इंटीग्रेशन करेंगे डी का, तो क्या हो जाएगा एल di, तो यहां पर क्या है, इस तरह से लगेगा, यहां 1 है, 1 को i के पावर 0 लिखेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो केवल क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, तो एल आई। अब क्या देख रहे हैं, साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, तो हमने क्या लिखा, कॉस ओमेगा टी और फिर से ओमेगा टी का किया तो 1/ओमेगा हो गया, है ना। फिर क्या देख रहे हैं, ये माइनस कॉस ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस π/2, साइन ओमेगा टी माइनस
पाई/2 हम लिख सकते हैं। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, एल को इधर भेज लेते हैं, एल को इसके पान में, तो आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा V0 अपान ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या देख रहे हैं, इस ओमेगा एल को हम जो है एक्सएल से रिप्लेस किए हैं, और इस एक्सएल को जो हम कहते हैं, ये एक्सएल जो कहते हैं, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, इस एक्सएल को हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं, एक्सएल को कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एक्सएल की वैल्यू हो गई ओमेगा एल। अब देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, V0 अपान रजिस्टेंस, एक्सएल भी क्या है, रजिस्टेंस ही है, लेकिन किसका है, इंडक्टर का है, कॉइल का है, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी एक्चुअल में वो है क्या, रेजिस्टेंस है। तो V अपान आर, ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि I होता है, तो V0 अपान आर क्या होगा, I0 हो जाएगा। तो I इक्वल टू हो गया I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2। अब क्या देख रहे हैं कि इन दोनों के फेज में यहां पर जो है ये ओमेगा टी है, और ये क्या है, ओमेगा टी में से माइनस पाई/2 है, यानी कि अगर ये 160 डिग्री है तो ये कितना है, 70 डिग्री है, 160 माइनस 90 है, ये 70, तो ये 70 डिग्री फेज क्या हो गया, पीछे हो गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एल सर्किट होगा, इंडक्टिव सर्किट होगा, तो उस कंडीशन में करंट जो होगा लैग करेगा और वोल्टेज जो होगा लीड करेगा। कितने डिग्री, तो 90 डिग्री। 90 डिग्री करंट पीछे होगा और 90 डिग्री वोल्टेज आगे होगी। ठीक है, फिर तीसरा हमारा आता है इन तीनों को कनेक्ट करने का। इन तीनों को हमें कनेक्ट करना है, तो हमारा क्या बनेगा, एल सी और आर सर्किट बन जाएगा। एल सी और आर सर्किट बन जाएगा। तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम पहले एल और सी को मिलाएंगे। पहले एल और सी, तो देखते हैं, ये हमारा सी सर्किट और ये हमारा रहा एल सर्किट, है ना। तो ये क्या देख रहे हैं, आई इसमें गया है और ये इसमें क्या देख रहे हैं कि VL हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया I इधर नीचे है और I इसमें क्या है, यानी I के बीच 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। कितना डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो अब क्या देखेंगे हम लोग, I इक्वल टू हो गए, यहाँ पर हो गया हमारा VL और यहाँ हमारा हो गया VC। अब क्या करेंगे, R हमें पता है कि करंट की ही डायरेक्शन में चलता है, तो करंट हो गया हमारा, ये करंट की भी वैल्यू हम लोगों ने आराम से इसमें डिनोट कर लिया। अब क्या देख रहे हैं कि अगर VL सर्किट की बात करते हैं और VC सर्किट की बात करते हैं, तो VC सर्किट में क्या देखें, VC सर्किट में देख रहे हैं कि वोल्टेज जो है पीछे है। ठीक है, चलिए फिर अब देखा जाए तो इसमें क्या होगा, ये VL ऊपर हो गया और VC हो गया नीचे, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा या तो VL माइनस BC होगा या फिर VC माइनस BL होगा। जिसका ज्यादा होगा उसमें से कम वाले को हम आसानी से माइनस करके लिख देंगे, है ना, या तो VL माइनस BC या फिर VC माइनस BL। अब बाद में देखेंगे कि VL बड़ा है तो VL माइनस BC और VC बड़ा है तो VC माइनस VL। अब क्या देख रहे हैं कि इन दोनों का रिजल्ट हो गया, तो अब क्या मिल गया, ये मिल गया हम लोगों को VL माइनस BC और ये मिल गया VR, तो इनका रिजल्टेंट ये होगा V। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट, ये VR है तो ये भी VR ही होगा। अब आसानी से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो V स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस BC का स्क्वायर। अब VR, अब यहाँ पे देखा जाए V स्क्वायर इक्वल टू VR को IR स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस VL को IXL माइनस IXC का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो V स्क्वायर इक्वल टू हो गया I स्क्वायर R स्क्वायर, यहां भी I स्क्वायर Z स्क्वायर लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, I स्क्वायर Z स्क्वायर, जहां Z को हम इम्पिडेंस कहते हैं, Z को क्या कहते हैं, इम्पिडेंस कहते हैं, प्लस कितना XL माइनस XC का स्क्वायर इनटू आई स्क्वायर। देखो आई कॉमन है तो स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, आई स्क्वायर कॉमन, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो जेड इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, है ना, जहां जेड को हम क्या कहते हैं, इम्पिडेंस के नाम से जानते हैं। फिर इसी में देखा जाए रिजोनेंट कंडीशन आता है। क्या आता है बेटा, रिजोनेंट कंडीशन आता है। रिजोनेंट कंडीशन की भी बात कर लेते हैं इसी सर्किट में। देखो, तो रिजोनेंट कंडीशन किसको कहते हैं, रिजोनेंट कंडीशन
ठीक है। रिजोनेंट कंडीशन में क्या होता है कि जो इन एक्सएल है एक्ससी के इक्वल हो जाता है, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस के इक्वल होता है, तो उस कंडीशन में सर्किट को कहा जाता है कि रिजोनेंट कंडीशन में है। एक्सएल की वैल्यू होता है ओमेगा एल और एक्सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा-c, तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। अब हमें पता है कि ओमेगा की वैल्यू 2π/t होती है, तो अब देख रहे हैं ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√LC हो जाएगा ना, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है, तो इक्वल टू कितना 1/√LC, और तो यहां से हम लोगों का 1/t इक्वल टू हो जाएगा 1/2π इंटू 1/√LC, है ना। और 1/टाइम पीरियड को हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं, 1/टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का 1/2π 1/√LC, वेयर f इक्वल टू 1/t, है ना। अब इस f को हम जो है रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है ना। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ये बोर्ड एग्जाम में एक सर्किट कंफर्म है कि आता है, इसीलिए हमने एक दिन पहले पढ़ाया इसको। आप जाकर के वीडियो को देख लीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।